क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पानी को आप रोज पीते हैं उसी के नीचे कोई आपको देख रहा हो? मुंबई के शिवाजी नगर में एक ऐसा वाटर टैंक है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग रात में उधर जाने से डरते हैं। वाटर टैंक नंबर 17। कहते हैं यहाँ जो गया वो या तो बदल गया या फिर कभी वापस नहीं आया। रात के सन्नाटे में यहाँ पानी के अंदर से आवाजें आती हैं, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आज की ये कहानी कोई अफवाह नहीं है, ये शिवाजी नगर की वो डरावनी सच्चाई है जिसे आज तक छुपाया गया। अगर आपकी हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वाटर टैंक नंबर 17 आज भी खाली नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है वो है मुंबई के शिवाजी नगर में एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक नंबर 17। मुंबई की भीड़ में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दिन के उजाले में भी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। शिवाजी नगर में स्थिर वाटर टैंक नंबर 17 उन्हीं में से एक है। बाहर से देखने पर यह बस एक पुराना सरकारी पानी का टैंक लगता है। ऊंची कंक्रीट की दीवारें, जंग खाए लोहे के गेट और चारों तरफ उगी झाड़ियां। लेकिन रात होते ही यह जगह कुछ और बन जाती है। यह बात करीब 2011 की है, जब शिवाजी नगर की झुग्गियों में पानी की सप्लाई अक्सर बाधित रहती थी। टैंक नंबर 17 उसी इलाके की मुख्य जल आपूर्ति का हिस्सा था। शाम ढलने के बाद वहां आम लोगों का जाना मना था, लेकिन मजबूरी में कुछ लोग चोरी छिपे पहुंच जाते थे। इसी दौरान इलाके में पहली अजीब घटना सामने आई। एक 22 साल का लड़का, नाम था इरफान, रात में पानी भरने गया था। वह रोज की तरह गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी माँ टैंक के पास पहुंची। गेट खुला था, अंदर सन्नाटा था। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जब पुलिस आई और टैंक के भीतर झांका गया तो इरफान का शव पानी के भीतर उल्टा तैरता हुआ मिला। पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया, फिसलकर गिर गया होगा। लेकिन स्थानीय लोग इस बात से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि इरफान तैरना जानता था और टैंक के अंदर जाने का रास्ता सुरक्षित था। उसके बाद घटनाएं रुकने के बजाय बढ़ने लगी। रात में वहां से गुजरने वाले लोग कहते थे कि पानी की टंकी के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती थी, जैसे कोई खाली टंकी में घूम रहा हो। कई बार लोगों ने देखा कि टैंक की दीवारों पर गीले हाथों के निशान दिखाई देते थे, जबकि आसपास कोई नहीं होता था। 2013 में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी वहां लगाई गई। उसका नाम सुरेश पाटिल था। पहली ही रात उसने अपने साथी को फोन किया और कहा, भाई यहाँ कोई है, कोई पानी से निकलकर दीवार पर चढ़ रहा है। फोन अचानक कट गया। सुरेश गार्ड रूम में मिला, लेकिन
उसकी हालत सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी मगर वह बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि वह भारी मानसिक सदमे में है। कुछ महीनों बाद उसने एक ही बात बार बार दोहराई, पानी, अंदर कोई है, वो बाहर आना चाहता है। धीरे धीरे यह खबर पूरे शिवाजी नगर में फैल गई। कुछ पुराने लोग बताते हैं कि इस वाटर टैंक के बनने से पहले वहां एक पुरानी बस्ती थी जिसे जबरन खाली कराया गया था। उस दौरान एक परिवार का बच्चा लापता हो गया था और कभी नहीं मिला। लोगों का मानना था कि उसी बच्चे की आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। 2016 में नगर निगम के टैंक की मरम्मत करवाई। जब पानी पूरी तरह निकाला गया तो नीचे लोहे की सीढ़ियों के पास कई खरोंचे के निशान मिले, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। एक मजदूर ने काम बीच में छोड़ दिया और बोला, साहब, नीचे कोई सांस ले रहा है। उस रात उस मजदूर को तेज बुखार आया और 3 दिन तक वह बड़बड़ाता रहा। अंधेरा, ठंडा पानी, कोई हाथ पकड़ रहा है। आज भी टैंक नंबर 17 आधिकारिक तौर पर चालू है, लेकिन रात 9 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता। पानी भरने वाले लोग कहते हैं कि कभी-कभी नल में पानी के साथ सड़ी हुई गंध आती है, जैसे बहुत पुरानी जगह से आ रही हो। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ डर है, लेकिन जो लोग वहां रात में गए हैं वे एक ही बात कहते हैं, वाटर टैंक नंबर 17 खाली नहीं है। वहां कोई है जो पानी के नीचे रहता है और किसी के आने का इंतजार करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। अगर रात के 2 बजे आपके ही नंबर से कॉल आए और कॉल काटते ही कोई कहे अब वो आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये कहानी है एक ऐसी कॉल जो कि कभी मोबाइल रिकॉर्ड में नहीं दिखी, लेकिन जिसने जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हेडफोन लगाइए, लाइट बंद कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ हिम्मत वालों के लिए है। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है उस कहानी का नाम है रात 2 बजे की कॉल। उस रात सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ना कोई आंधी, ना कोई बारिश, ना अजीब सी आवाजें। मैं बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था। घड़ी में समय देखा तो रात 1:47 हो रहा था। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन शरीर थका हुआ सा था। बाहर सड़क पर कभी कभी किसी ट्रक के गुजरने की आवाज आ जाती थी और फिर सन्नाटा। ठीक रात 2 बजे पर मेरा फोन बजा। मैंने स्क्रीन देखी और वही रुक गया। कॉल मेरे ही नंबर से आ रहा था। पहली बार लगा नेटवर्क की कोई गड़बड़ी होगी। मैंने कॉल काट दी। दिल में हल्की सी बेचैनी जरूर हुई, लेकिन खुद को समझ लिया कि बेवजह डर रहा हूँ।
फोन साइड में रखा ही था कि दोबारा कॉल आने लगा। वही नंबर मेरा ही। इस बार दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। कुछ सेकंड तक उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ धीमी और भारी सांसों की आवाज। फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, फोन मत काटना वरना तू नहीं बचेगा। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? उधर से जो आवाज आई वो मेरी ही थी, बिल्कुल मेरी। उसने कहा, मैं ही हूँ। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मैंने तुरंत कॉल काट दी। कमरे में अचानक अजीब सी ठंड फैल गई, जबकि खिड़कियां बंद थी। मैंने फोन चेक किया, लेकिन कॉल लॉग में कोई कॉल नहीं छपी थी, जैसे वो कॉल आई ही ना हो। मैं बिस्तर पर बैठा रहा। ठीक रात के 2:11 पर मेरे फोन पर मैसेज आया, तूने कॉल क्यों काट दी? अब वो तेरे घर आ रहा है। नंबर वही था मेरा। दिल जैसे बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। मैं उठा और दरवाजा लॉक चेक किया, लेकिन दरवाजा पहले से लॉक था। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। 1 सेकंड जलती, 1 सेकंड बुझती, फिर सब शांत हो गया। लेकिन फोन फिर बजा। इस बार नंबर अननोन था। मैंने कॉल उठाई। उधर से कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, बहुत दर्द भरी। फिर एक टूटी हुई आवाज आई। मैंने भी फोन काट दिया था। मेरी सांस अटक गई। आवाज बोली और फिर वो मेरे सामने खड़ा था। कॉल कट गई। डर के मारे मैंने अपने दोस्त रवि को फोन किया और सारी बात बता दी। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू पागल हो गया है क्या? अभी अभी तो तूने मुझे कॉल किया था। मैंने कहा, मैंने तुझे कॉल नहीं किया। रवि की आवाज कांप गई। उसने कहा, 2 बजे तूने कॉल किया था, तू रो रहा था और तूने कहा था वो आ रही है। कॉल कट गई। तभी मेरे कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, बहुत धीमी घसीटती हुई। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मेरे फोन पर आखिरी मैसेज आया, अब देख खुद को। मैंने सामने अलमारी के शीशे में देखा। वहां मेरा प्रतिबिंब नहीं था। वहां मैं खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। उसने शीशे के अंदर से कहा, रात 2 बजे की कॉल कभी रिकॉर्ड में नहीं होती, क्योंकि कॉल करने वाला जिंदा नहीं रहता। उसी पल लाइट चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह लोग मेरे कमरे में घुसे तो मैं जमीन पर पड़ा था। फोन मेरे हाथ में था और कॉल लॉग अब भी खाली था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। एक गांव
जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। गांव के पश्चिम में खड़ी है बंद हवेली, जहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। आज हम आपको दिखाएंगे उस हवेली का सच, जहां हर दीवार में छुपी है अधूरी चीखें और अनसुलझे राज। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है वो है शिवपुर की बंद हवेली। शिवपुर एक छोटा सा कस्बा था जो नक्शे में मुश्किल से दिखाई देता था। चारों तरफ खेत, पीपल और बरगद के पुराने पेड़ और बीच में बसी कुछ 100 घरों की आबादी। दिन में यह जगह जितनी सामान्य लगती थी, रात होते ही उतना ही अजीब और डरावनी हो जाती थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि वह डर था जो पीढ़ियों से इस जगह के साथ जुड़ा हुआ था। गांव के पश्चिम छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, जगह जगह से टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगा लोहे का भारी फाटक। सालों से किसी ने उस फाटक को खुलते नहीं देखा था। लोग उसे बंद हवेली कहते थे। बच्चों को वहां जाने से सख्त मना था और बड़े लोग उस रास्ते से गुजरते वक्त भी मुंह फेर लेते थे। कहा जाता है कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर लौटकर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। साल 1998 में शिवपुर में पहली रात बिजली पहुंची। जब बल्ब जलने लगे, गलियों में रोशनी आई, लेकिन बंद हवेली का अंधेरा वैसा ही रहा। उसी साल शहर से एक परिवार शिवपुर आकर बसा। रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनका बेटा अमित। रमेश सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और शांति की तलाश में शहर छोड़कर गांव आए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में अमित को अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही हवेली होती, लंबे लंबे गलियारे, दीवारों पर लटकता अंधेरा और कहीं दूर से आती एक औरत की रोने की आवाज। वह आवाज कभी साफ सुनाई देती, कभी बस दिल के अंदर गूंजती हुई महसूस होती। एक रात अमित नींद से चीखते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो दूर अंधेरे में बंद हवेली की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने ऐसा लगा जैसे हवेली की एक टूटी खिड़की से कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिराम काका से हवेली के बारे में पूछा। हरिराम काका का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पहले बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर भारी आवाज में बोले कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ठीक नहीं। बहुत जोर देने पर उन्होंने बताया कि करीब 100 साल पहले यह हवेली ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी। ठाकुर बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही निर्दयी भी। हवेली में काम करने वाले नौकर अक्सर गायब हो जाते थे। ठाकुर रघुनाथ की पत्नी रानी लक्ष्मी बेहद शांत और सौम्य स्वभाव की थी, लेकिन उसकी जिंदगी
हवेली की 4 दीवारों में कैद थी। रघुनाथ ठाकुर उस पर शक करता था और अक्सर उसे तहखाने में बंद कर देता था। एक रात झगड़े के बाद रानी को तहखाने में डाल दिया गया और फिर वह कभी जिंदा बाहर नहीं आई। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर भी अचानक लापता हो गया। तब से हवेली बंद पड़ी थी। यह सब जानने के बाद अमित के सपने और गहरे हो गए। अब उसे सपनों में तहखाना दिखाई देने लगा। वह एक अंधेरी सीढ़ी उतरता और सामने एक औरत खड़ी होती जिसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थी। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। हवा में अजीब सी नमी थी। अमित को लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बिना कुछ सोचे वह बंद हवेली की तरफ चल पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि हवेली का फाटक आधा खुला हुआ था। उसने कांपते हाथों से फाटक धकेला और अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडक ने उसके शरीर को जकड़ लिया। हर कदम पर फर्श चरमराता था। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास उसका नाम लिया हो। सामने सीढ़ियों पर सफेद साड़ी में एक परछाई खड़ी थी। तभी सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अमित को होश आया तो वह अपने घर में था। गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पाया था। लेकिन उस दिन के बाद अमित बदल चुका था। वह रात में अजीब भाषा में बोलने लगा। कभी कभी दीवारों की तरफ देखकर मुस्कुराता और बार बार कहता था कि उसे तहखाने में जाना है। डरे हुए रमेश शर्मा ने गांव के पंडित और मौलवी दोनों को बुलाया। सबका कहना था कि हवेली में बंद एक आत्मा मुक्ति चाहती है। अमावस्या की रात कुछ लोग हिम्मत करके हवेली के अंदर गए। तहखाने का दरवाजा खुलते ही बदबू और सन्नाटा फैल गया। अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थी और दीवार पर खून से लिखा था, मुझे न्याय चाहिए। उसी पल हवेली में तेज चीख गूंजी। सफेद साया हवेली से बाहर निकला और अंधेरे में विलीन हो गया। अमित जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर वह बिल्कुल सामान्य था। आज भी बंद हवेली शिवपुर में खड़ी है। लोग कहते हैं आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन कुछ रातों में आज भी वहां से रोने की आवाज आती है और इसलिए शिवपुर के लोग आज भी उस हवेली की तरफ देखकर बस इतना कहते हैं, कुछ सच कभी पूरे नहीं खुलते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमित के ठीक होने के बाद कुछ महीनों तक सब शांत रहा। गांव वालों को लगा कि हवेली का साया खत्म हो चुका है। लोग फिर से उस रास्ते से गुजरने लगे। बच्चे दिन में खेलते खेलते हवेली की दीवार तक आ जाते थे। प्रशासन ने भी फाइलों में लिख दिया था कि मामला अंधविश्वास का था। लेकिन सर्दियों की रात एक रात शिवपुर में फिर अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहले हरिराम काका ने बताया कि उन्होंने आधी रात को किसी औरत को हवेली के आंगन में बैठकर रोते देखा। उन्होंने सोचा आंखों का धोखा होगा, लेकिन अगले दिन उसी जगह गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान मिले। फिर गांव के चौकीदार रमजान ने कसम खाकर कहा कि उसने रात में
गश्त के दौरान हवेली के अंदर से दीपक की हल्की रोशनी देखी, जबकि वहां न बिजली थी न कोई रहता था। जब वह पास गया तो रोशनी अचानक बुझ गई और अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। धीरे धीरे अमित को फिर से बेचैनी होने लगी। अब उसे सपनों में सिर्फ रानी लक्ष्मी नहीं दिखती थी, बल्कि और भी चेहरे साफ दिखाई देते थे। डरे हुए घायल मदद मांगते हुए उसे एहसास होने लगा कि हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि कई कहानियां दबी हुई हैं। एक रात अमित ने अपने पिता को बताया कि तहखाने के नीचे भी एक कमरा है जहां कई लोगों को कैद किया गया था। उसने यह बात ऐसे यकीन के साथ कही जैसे उसने सब अपनी आंखों से देखा हो। रमेश शर्मा घबरा गए, क्योंकि यह बात गांव में किसी को नहीं पता थी। कुछ दिनों बाद जिले से पुरातत्व विभाग की एक टीम हवेली का निरीक्षण करने आई। सरकारी कागजों में हवेली को विरासत स्थल बताया गया था। खुदाई के दौरान तहखाने के नीचे एक और सुरंग मिली। जब दीवार तोड़ी गई तो अंदर से पुराने ताले, जंजीर और इंसानी अवशेष मिले। यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। अखबारों में छोटी सी खबर छपी, शिवपुर की कहानी, पुरानी हवेली से मिले मानव अवशेष, लेकिन किसी ने पूरी सच्चाई नहीं लिखी। उसी रात गांव में अजीब तूफान आया। हवेली के आसपास तेज हवाएं चली, पेड़ गिर गए और लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। अमित उस रात फिर से बेसुध हो गया। उसने बस एक ही बात कही, अब सबको पता चल जाएगा। अगली सुबह अमित ने गांव छोड़ने की जिद की। रमेश शर्मा परिवार समेत शहर लौट गए। जाने से पहले अमित आखिरी बार हवेली की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से सिर हिलाकर विदा कर रहा हो। आज भी शिवपुर के बुजुर्ग बताते हैं कि जब भी कोई उस हवेली के सच को दबाने की कोशिश करता है तो न कोई घटना जरूरी हो जाती है। हवेली अब खंडर बन चुकी है, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बनती, वे लोगों के गुनाह, दर्द और चीखों से बनती है। और शिवपुर की बंद हवेली उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ खंडर नहीं होती, वो अपने अंदर जिंदा डर छुपाए बैठी होती हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा एक किला है, जिसके बारे में सरकार ने भी लिखकर चेतावनी दी है। सूरज ढलते ही यहाँ आना मना है, लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है इस किले में कि दिन में देखने वाली जगह रात होते ही मौत का ठिकाना बन जाती है? क्या सच में किसी तांत्रिक का श्राप आज भी यहाँ भटक रहा है? क्या राजकुमारी की आत्मा
अब भी पायल की आवाज में लोगों को बुलाती है। और क्यों जो अंदर गया वो लौटकर वापस नहीं आया। आज की इस कहानी में आप सुनेंगे भानगढ़ का किला और तांत्रिक के श्राप की वो सच्ची घटना, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले बाहर निकलने से पहले सोचें। कहा जाता है कि भानगढ़ किला जितना बाहर से दिखाई देता है, अंदर से उतना ही अलग है। पत्थरों से बना हुआ वो किला असल में पत्थर नहीं है, बल्कि अधूरी आत्माओं की कब्र है। ये कहानी नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि उन लोगों की जुबानी सच है जिन्होंने अपनी आंखों से वहां ऐसा देखा, जिसे देखने के बाद इंसान जिंदा रहकर भी अंदर से मर जाता है। बहुत साल पहले जब भानगढ़ अपने पूरे वैभव में था, तब ये जगह डर की नहीं बल्कि रौनक की पहचान थी। बाजारों में चहल पहल थी, महलों में संगीत गूंजता था और राजा माधव सिंह राज दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन हर चमकती जगह के नीचे एक अंधेरा जरूर होता है, और भानगढ़ का अंधेरा एक तांत्रिक के रूप में पल रहा था। उस तांत्रिक का नाम आज कोई जोर से नहीं लेता, लोग बस उसे सिंघिया कहते हैं। कहा जाता है कि वो इंसान नहीं था, बल्कि ऐसी विद्या में डूबा हुआ था जहां से लौटकर कोई सामान्य नहीं रह सकता। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी आग थी। वो जंगलों में रहता था, शमशानों में साधना करता था और रातों को किले की ऊंची दीवारों को घूरता रहता था। उसी किले में रहती थी राजकुमारी रत्नावती। सुंदरता ऐसी कि कहते हैं चांद भी एक पल को बादलों के पीछे छुप जाता था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने उसके लिए सख्त नियम बनाए रखे थे। कोई भी अजनबी महल के पास नहीं आ सकता था, लेकिन तांत्रिक के लिए नियम नहीं होते। सिंघिया रोज छुपकर महल को देखता था। उसकी साधना अब मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि रत्नावली के लिए हो चुकी थी। उसने कई बार मंत्रों के जरिए उसे अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। रत्नावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसकी आत्मा भी मजबूत थी। एक दिन बाजार में राजकुमारी के लिए इत्र खरीदा जा रहा था। वही मौका था जिसका इंतजार तांत्रिक कर रहा था। उसने इस इत्र को ऐसा मंत्र फूंका कि जो भी उसे लगाए वो तांत्रिक के वश में हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, बुराई अक्सर अपनी ही चाल में फंस जाती है। राजकुमारी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने उस इत्र को देखा, उसे खतरे का आभास हुआ। उसने इत्र की शीशी जमीन पर फेंक दी
शीशी टूटते ही मंत्र उल्टा पड़ गया। कहा जाता है उसी पल तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा। मरते मरते उसने जो कहा वही भानगढ़ का श्राप बन गया। उसने किले की ओर देखकर कहा कि जिस जगह पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वहां कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं होगी। जहां उसने प्रेम मांगा, वहां अब सिर्फ मौत रहेगी। और उस पल के बाद भानगढ़ का भाग्य बदल गया। कुछ ही समय किले में अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग बिना वजह बीमार पड़ने लगे। बच्चों की हंसी रात में रोने में बदल जाती थी। सैनिक कहते हैं कि उन्हीं दीवारों पर किसी के चलने की आवाज आती है। कुएं में रात में फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक रात पूरा किला चीखों में गूंज रहा था। सुबह जब लोग उठे तो देखा कि कई घर खाली थे। लोग ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। राजा ने पूजा करवाई, तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई भी उस श्राप को नहीं रोक सका। धीरे धीरे भानगढ़ उजड़ गया। लोग इसे छोड़कर चले गए। जो नहीं गए वो या तो पागल हो गए या फिर कभी दिखे ही नहीं। समय बीतता गया, किला खंडर बन गया, लेकिन श्राप वहीं का वहीं रहा। आज भी लोग भानगढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि शाम ढलते ही वहां कुछ बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, मोबाइल की बैटरी अचानक गिरने लगती है, और सबसे डरावनी बात, औरतों की पायल की आवाज। कई सुरक्षा गार्ड बदले गए, लेकिन कोई भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। कुछ नौकरी छोड़ दी, कुछ बीमारी पड़ गए, और कुछ ने बस इतना कहा, वहां रात में कोई हमें देखता है। एक पुराने गार्ड ने बताया था कि उसने आधी रात को महल की छत पर एक औरत को चलते देखा। जब उसने आवाज लगाई तो वो पलटी नहीं, बस उसकी पायल की आवाज आई। और अगले दिन वो गार्ड हमेशा के लिए खामोश हो गया। सरकार ने बोर्ड लगा दिए, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब झूठ होता तो ये शक्ति क्यों? आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि तांत्रिक का श्राप अभी भी जिंदा है। वो भानगढ़ को छोड़कर नहीं गया, वो आज भी वहीं है, और जो भी उसकी सीमा को लांघता है वो किले का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि भानगढ़ सिर्फ एक खंडर नहीं है, वो एक बंद कहानी है जिसमें घुसने वाला इंसान खुद कहानी बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे
कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, जब हर तरफ सन्नाटा हो और फिर अचानक कोई आहट सुनाई दे, सवाल ये नहीं कि वो कौन है, सवाल ये है क्या तुमने भी उसे सुन लिया। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है उस कहानी का नाम है आहट। उस रात हवा में कुछ अजीब सी ठहराव थी। ना तो तेज ठंड थी ना ही हवा, लेकिन फिर भी रवि को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी सांसों को गिन रही हो। खिड़की से आती पीली स्ट्रीट लाइट कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनी रहती थी जो स्थिर नहीं थी बल्कि धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई जानवर जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा हो। पुराना मकान हमेशा ही खामोश रहता था, लेकिन उस खामोशी में आज कुछ भी सहज नहीं था। कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समा सकता। रवि ने करवट बदली कि अचानक उसे फर्श से आती एक बहुत ही हल्की आवाज सुनाई दी। कोई जोर नहीं, कोई साफ कदम नहीं, बस एक सूक्ष्म सी आहट, मानो नंगे पांव जमीन को छूते हुए आगे बढ़ रहे हों। पहले तो उसने इसे अपने मन का वहम समझा, लेकिन जब वही आवाज दूसरी बार आई और फिर तीसरी बार, तो उसके दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि यह आवाज कमरे के बाहर से आ रही है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही है। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 2:11 हो रहे थे। यही वो वक्त था जब पूरा इलाका गहरी नींद में डूबा रहता था। अचानक सीढ़ी से आती धीमी धीमी टक टक की आवाज उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा हो। रवि ने खुद को समझाने की कोशिश की। यह पुराना मकान है, लकड़ी और सीमेंट की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन दिल उस तर्क को मानने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद दरवाजे की दरार अचानक एक परछाई गुजरी। रवि ने हिम्मत करके लाइट जलाई, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर भी फर्श पर हल्के गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
अजीब बात यह थी कि वे निशान सिर्फ 3 उंगलियों जैसे थे। उसका गला सूख गया। उसी पल उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक बेहद धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। सुनी मेरी आहट। रवि झटके से पलटा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। अगली सुबह डर के बावजूद वह ऊपर के कमरे की ओर बढ़ा, जिसके बारे में मकान मालिक ने उसे सख्त मना किया था। सीढ़ियां मोटी धूल से ढकी थी, जैसे बरसों से किसी ने वहां कदम ना रखा हो। ऊपर का दरवाजा आधा खुला था और उस पर गहरे खरोच के निशान थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। जैसे उसने दरवाजा खोला, सड़ी हुई बदबू हवा बाहर निकली और उसके सामने कमरे के बीचों बीच पड़ा टूटा हुआ आईना दिखाई दिया। आईने में जो चेहरा दिखा वह रवि का नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रवि पड़ोसियों से सच जानने पहुंचा। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बताया कि सालों पहले यहाँ एक बच्चा रहता था, जिसे उसकी माँ हर रात ऊपर के कमरे में बंद कर देती थी। बच्चों की रोने की आवाज और चिल्लाने की आवाज रात भर गूंजती थी। लेकिन एक रात अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह बच्चा कभी नहीं मिला, बस उसके नंगे पैरों की आहटें रह गई। उस दिन के बाद रवि की रातें भारी होने लगी। हर रोज ठीक 2:11 पर वही आहट सुनाई देती। कभी सीढ़ियों पर, कभी छत पर, कभी बिस्तर के ठीक नीचे। एक रात उसने डरते हुए पूछा, कौन हो? जवाब में बस वही खुरचती हुई आवाजें आई, जो अब पहले से कहीं ज्यादा करीब थी। एक रात दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, आंखें गायब, चेहरा जला हुआ और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, माँ ने कहा था बस सुनते रहो। उसी पल पूरा मकान आहटों से भर गया। रवि जान बचाकर वहां से भागा, लेकिन सड़क पर पहुंचते ही उसने देखा कि रास्ता वहीं खत्म हो गया। सामने वही पुरानी सीढ़ियां जो फिर से उसी मकान की ओर ले जा रही थी। पीछे से दौड़ती हुई आहटें अब साफ सुनाई दे रही थी। अब उसे समझ आया कि यह आहट कोई आवाज नहीं, बल्कि एक बुलावा है। जो इसे सुन लेता है वह लौटकर यहीं आ जाता है। अगली सुबह मकान खाली मिला। रवि कभी नहीं दिखा, लेकिन आज भी हर रात ठीक 2:11 पर उस पुराने मकान से हल्की हल्की
आहटें आती है, और अगर कभी तुम भी सुनो तो समझ लेना अगली बारी तुम्हारी है। तो दोस्तों, आज का ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राम एक्स हॉरर। दोस्तों, कुछ लोग मरते नहीं, वे बस धीरे धीरे भुला दिए जाते हैं। रोज रात 1:17 पर एक फ़ोन बजता है उस इंसान का जो पहले ही लापता हो चुका है, और जिसने कॉल उठा ली वह अगला हो जाता है। उस दिन सुबह शहर बिल्कुल सामान्य था। सड़कों पर वही भीड़, वही शोर, वही जल्दबाजी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इसी सामान्य दिन शाम तक इंसान इस तरह गायब हो जाएगा कि उसकी कमी नहीं बल्कि उसकी यादें भी सवाल बन जाएंगी। राहुल कोई खास आदमी नहीं था, ना कोई अमीर, ना अपराधी, ना ही कोई रहस्य चेहरा। बस एक साधारण सा इंसान जिसकी जिंदगी इतनी सीधी थी कि उसके बारे में सोचते ही दिमाग में कोई कहानी नहीं बनती थी। और शायद यही वजह है कि जब वह गायब हुआ तो शुरुआत में किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पहले ही उसकी कॉल अनुत्तरित होने लगी, फिर फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। घर वालों ने सोचा काम में फंस गया होगा, दोस्तों ने सोचा किसी से मिलने चला गया होगा। लेकिन जब ऑफिस से फ़ोन आया कि राहुल कई दिनों से नहीं आया, तब जाकर चिंता ने असली शक्ल ली। उसका कमरा वैसा ही था जैसा वह छोड़कर गया था। बिस्तर ठीक से सजा हुआ, कपड़े अलमारी में, लैपटॉप बंद, चार्जर प्लग में लगा हुआ, लेकिन मोबाइल गायब। कोई तो गया था या कोई आया था, लेकिन क्या पुलिस आई? सवाल जवाब हुए। पड़ोसी की बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कोई कहता था उसने राहुल को पिछली रात देखा, कोई कहता था कई दिनों से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई उसे अलग अलग समय पर देख रहा हो या शायद याद कर रहा हो। फ़ोन रिकॉर्ड में एक अजीब बात सामने आई। पिछले 3 हफ्तों से रोज़ ठीक रात 1:17 पर एक नंबर से राहुल को कॉल आ रही थी। हर कॉल 10-12 सेकंड की थी। जब उस नंबर पर कॉल किया गया तो जवाब मिला, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। यहीं से डर ने पहली बार सिर उठाया। राहुल का दोस्त अजय ही था जो इस मामले को दिल से ले रहा था। उसे याद आया कि राहुल पिछले कुछ दिनों से अजीब बातें करने लगा था। कहता था कि उसे लगता है कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। कभी कभी वह अचानक चुप हो जाता और दीवार को घूरने लगता, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। एक रात उसने अजय से कहा था
अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो समझ लेना मैंने खुद नहीं किया। अजय ने उस वक्त हंसकर टाल दिया था। अब वही बात उसके कानों में गूंज रही थी। 5वें दिन पुलिस राहुल के कमरे की दीवार पर कुछ मिला। अलमारी के पीछे हल्का सा खरोंचा हुआ निशान। ध्यान से देखने पर शब्द उभरे, मैं यही हूं। लिखावट राहुल की थी, लेकिन अगर वह यही था तो दिख क्यों नहीं रहा था? उस रात अजय उसी कमरे में रुका, शायद दोस्ती के बोझ से, शायद इस उम्मीद से कि कुछ समझ आएगा। रात गहरी होने लगी। घड़ी देखा, रात 1:15 दिखा रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। बल्ब हल्का हल्का झपकने लगा और ठीक 1:17 पर अजय का फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग राहुल। अजय का शरीर सुन्न पड़ गया, उंगलियां कांप रही थी। फिर भी उसने कॉल उठा ली। उधर से कोई आवाज नहीं थी, बस धीमी सी सांस। फिर राहुल की आवाज आई, मैं दिख नहीं रहा। अजय चीख पड़ा, तू कहाँ है? काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज, मैं यहीं हूँ, बस तुम लोग मुझे देख नहीं पा रहे। कॉल कट गई। अजय उस कमरे से भाग निकला, लेकिन राहुल रुका नहीं। अगले दिन कमरे में अजीब सी बातें होने लगी। कभी बिस्तर पर घसाव दिखता, जैसे कोई बैठा हो। कभी बाथरूम के शीशे पर भाप में उंगलियों के निशान उभर आते। दीवार पर हर सुबह एक नया वाक्य जुड़ा होता, तुम लोग भूल रहे हो। मेरा नाम हल्का पड़ रहा था। जब कोई याद नहीं रखेगा, मैं पूरी तरह चला जाऊंगा। और सच में लोग भूलने लगे। ऑफिस की फाइलों में राहुल का नाम गायब होने लगा। सिस्टम में उसका डेटा करप्ट दिखने लगा। सोशल मीडिया अकाउंट अपने आप डीएक्टिवेट हो गए, जैसे कोई शक्ति से उसे सिर्फ दुनिया से नहीं बल्कि यादों से भी मिटा रहा हो। अजय को अब यकीन हो चला था, राहुल लापता नहीं था। वह मौजूद होते भी अस्तित्व से बाहर निकाला जा रहा था। एक रात अजय ने फिर से फ़ोन उठाया। इस बार आवाज़ बहुत पास की थी, जैसे राहुल के कमरे में ही खड़ा हो। अब दर्द नहीं होता, राहुल ने कहा, बस भारीपन है, जैसे मैं पत्थर बन रहा हूँ। मैं क्या करूँ? अजय रो पड़ा। मुझे याद रखो, आवाज़ आई। जब तक कोई याद रखेगा, मैं पूरी तरह गायब नहीं होऊंगा। अगली सुबह अजय को भी किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। ऑफिस में कहा गया, आप यहाँ काम ही नहीं करते। मोबाइल में उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स गायब थे। उसे समझ आया, यह सिर्फ राहुल की कहानी नहीं थी, यह एक कर्म था। जो भी उस लापता को खोजने की कोशिश करता, वही अगला बन जाता। आज भी शहर वैसा ही है। लोग आते जाते रहते हैं,
कभी कभी रात 1:17 पर किसी का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम चमकता है और अगर आप कॉल उठा लें तो शायद आपको भी पता चले। लापता होना मरने से कहीं ज़्यादा डरावना होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।